सही समय क्या है घर खरीदने का? लगाओ, सजाओ, उड़ाओ। जिसने इस फार्मूले को ढंग से समझ लिया है, इसका मतलब ये तो मान के चलिए अरबपति बने। बीता जो 4-5 साल प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा था, अब क्या अगला 4-5 साल प्रॉपर्टी का दाम क्या घटने का है? हाल चाहे वो 2026 का हो, 2030 का हो, 2035 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इसी चीज से पड़ता है कि आपकी सोच कैसी है, कि एक ना एक दिन अच्छी प्रॉपर्टी और इंसान का ऊपर जाना तय है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आज जो 1.5 करोड़ का घर है वो अगले 3 साल के बाद क्या मुझे 5 करोड़ का मिलने लगेगा? मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले लोग मकान खरीदते थे, आज की डेट में लोग मकान नहीं खरीदते, वो स्टेटस खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सही तरीका आपके हिसाब से क्या है? किसी के कहने पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? सबसे पहली चीज़ है लोकेशन, 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 लोकेशन। आपके आसपास लोकेशन कैसी है, सब कुछ पैसा उसी हिसाब से बढ़ता है। जिस भी जगह पर ले रहे हो, थोड़ा सा टाइम को वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट कीजिए। कि आप अपना पैसा कैसे निवेश करते हैं? किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, उसके बाद आपका पैसा बढ़ेगा। इसको कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लोग चाहते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मतलब रात को सपना देखूं और सुबह मेरे पाँव जो हैं वो गुच्ची के या एलवी के जूतों के अंदर ही घुसे। ऐसा होता नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके लिए तो मुझे लगता है लॉटरी का टिकट खरीदना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी के इस बिजनेस में रिसेशन है? आपकी प्रॉपर्टी आज रुक सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ा मुनाफा देकर जाएगी। आपके पास पैसा है फिर भी आप बैंक से लोन लेके उस जमीन को खरीदो, उसमें क्या होता है, बैंक ये तस्दीक कर लेता है कि फर्जीवाड़ा उस जमीन पर है या फिर नहीं है। ये बात कितनी ठीक है? मुझे लगता है पूरी तरीके से ठीक है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में वो कौन से शहर हैं जो आने वाले समय में आपको लग रहा है सबसे ज्यादा संभावना है? अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगले 10 साल में रियल एस्टेट गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देगा? 300% ज़्यादा रिटर्न देगा, अगर आपके पास होल्डिंग की कैपेसिटी है। जो सहेगा वही रहेगा। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। कहते हैं जीने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी और कपड़ा के लिए थोड़ा पैसा कम लगता है, लेकिन मकान के लिए जीवन भर की पूंजी लग जाती है, और इसीलिए मकान खरीदते समय हम एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है, आप अगर निवेश करने की प्रॉपर्टी में सोच रहे हैं तब भी, खुद के रहने के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तब भी, हर लिहाज से आपके बहुत काम का रहने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदते समय किन चीज़ों का ख्याल रखिए, अभी कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देने वाला है, आपके जितने भी बेसिक सवाल हैं वो सब तो हम कवर कर ही लेंगे। इसके अलावा कुछ आप जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है। आगे बढ़ने के पहले ये रिक्वेस्ट तो आप लोगों से मैं कर ही दूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले आप कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब। अब पॉडकास्ट में आज मेरे मेहमान हैं जयपुर से अवनीश जैन जी, यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू शालिनी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, आप प्लेजर। सबसे पहले मुझे लगता है मैं एक बेस पहले तैयार कर दूं, क्योंकि हमने देखा पेंडेमिक के बाद बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, और हाल फिलहाल में हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी आके कह रहे हैं कि देश में, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद वित्तीय संकट भी है। प्रॉपर्टी के दाम बीते 6-8 महीने 1 साल से बढ़े भी नहीं हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी टेंशन देने वाली है। तो क्या बीता जो 4-5 साल प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा था, अब क्या अगला 4-5 साल प्रॉपर्टी का दाम क्या घटने का है, ताकि रुक जाए हम लोग? शालिनी जी, सबसे पहली जो चीज़ है, एक मैं हमेशा कहता हूँ, ये शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन अच्छी प्रॉपर्टी और इंसान का ऊपर जाना तय है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, उसमें एक टाइम के लिए डिप आ सकता है, सैचुरेशन पॉइंट के अंदर एक बार के लिए थोड़ी सी स्टिल खड़ी रह सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आगे ऊपर जाएगी ही जाएगी, बशर्ते वो अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साल चाहे वो 2026 का हो, 2030 का हो, 2035 का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क केवल इसी चीज़ से पड़ता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप नेगेटिव थिंकर हो तो आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको थाली में परोस के दे दिए जाए तो भी आप उसमें काफ़ी सारी कमियां निकालेंगे, और पॉजिटिव थिंकर हो तो किसी भी आपदा के अंदर से आप सब कुछ सफलता को निकाल कर और आगे बढ़ लोगे। तो मेरा मानना है प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बगैर किसी चीज़ दोबारा कोई चीज़ को सोचे हुए आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए।
इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वेस्ट के अंदर इन करना, यानी ऑलरेडी जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हो पहले से, जहाँ से लोग बहुत सारा मुनाफा कमा कर निकलने की सोच रहे हो, यू शुड नॉट इन्वेस्ट देयर, बिकॉज वो तो मलाई कोई और ले गया और छाछ भी खट्टी हो चुकी। आप ऐसी जगह को देखिए जहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट आना है। आप मास्टर प्लान देखिए, शहर का कोई भी सिटी जब डेवलप होती है तो उससे पहले क्या होता है, उसका मास्टर प्लान बनता है। लाइक आप मकान बनाते हो, सबसे पहले नक्शा आपके दिमाग में बनता है, उसके बाद आपके पेपर्स पे बनता है, उसके बाद आपका आर्किटेक्ट या कारीगर जो भी है उसके ऊपर काम करता है। सेम कोई भी सिटी जब बसाया जाता है तो एक मास्टर प्लान डेवलप किया जाता है, उसके अंदर कमरे नहीं बनाए जाते, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। कहाँ मेट्रो आएगा, कहाँ रेलवे स्टेशन है, कहाँ एयरपोर्ट है, कहाँ हॉस्पिटल्स है, कहाँ एजुकेशन सिस्टम है, या दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं। तो जब जब चीज़ें कोई एक जगह से बढ़ती है तो उसका सब्स्टिट्यूट तलाशा जाता है। लाइक आप कहें पहले दिल्ली थे, दिल्ली के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली से आगे कुछ बढ़ेगा क्या, तो नोएडा और गुड़गांव हैं, उनको देखिए, क्योंकि वो पहले एक पुरानी सोच थी जिसने कभी जन्म लिया था। उस समय दिमाग में लोगों के था कि हाँ दिल्ली इतना बड़ा होगा, लेकिन उस समय लोगों को नहीं मालूम था कि फ्यूचर में इतनी आबादी आने वाली है, इतनी गाड़ियाँ बढ़ने वाली है, इतना पोल्यूशन बढ़ने वाला है। तो अल्टीमेटली आपने एक आगे की दूर सोचा और उसके बाद आपने दूसरी जगह निवेश किया, दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, वो प्रॉपर्टी हो, शेयर्स हो, सोना हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको होल्ड करना आना चाहिए। जो होल्ड करेगा वही रहेगा, यानी जो सहेगा वही रहेगा। ये सिंपल सी चीज़ें। लोग चाहते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मतलब रात को सपना देखूं और सुबह मेरे पाँव जो हैं वो गुच्ची के या एलवी के जूतों के अंदर ही घुसे, और बाहर कोई एयर होस्टेस खड़ी है जो पूरा एरोप्लेन लेकर मेरा वेट कर रही है कि हाँ आइए साहब बैठिए। ऐसा होता नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके लिए तो मुझे लगता है लॉटरी का टिकट खरीदना चाहिए या एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो है उसके अंदर आप देख के रातों रात अमीर हो जाइए। बाकी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई भी हो, होल्ड कीजिए, एक टाइम का वेट कीजिए, और उसके बाद उसका बढ़ना निश्चित है, कोई भी उसको नहीं रोक सकता। हम हमेशा ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी का दाम आज जितना है 5 साल 8 साल के बाद उससे बढ़ जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि कोई फ्रेशर अगर है जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है, जाहिर सी बात है सैलरी बहुत उसकी कम होगी, तो क्या उसको अभी मकान ले लेना चाहिए? क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटा अभी तो जिम्मेदारी भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई है, तो एक काम करो अभी इन्वेस्ट कर लो। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि उन पैसों को अभी म्यूचुअल फंड में लगा दो या इन्वेस्ट कर दो, और 10 साल बाद तब तक अच्छा रिटर्न आ जाएगा, तब तक तुम्हारी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, फिर घर ले लेना। सही समय क्या है घर खरीदने का? सबसे पहले तो आपका ये जो सवाल है यही काफ़ी सही है, मतलब सीधा सीधा हिट करेगा जो लोग जानना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ 2 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं आपके। पहले चीज़, क्या ये सही समय है? और उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है शालिनी जी, वो ये है कि इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फार्मूला देता हूँ, लगाओ, सजाओ, उड़ाओ। ठीक है, LSU। जिसने इस फार्मूले को ढंग से समझ लिया है, इसका मतलब ये तो मान के चलिए कि आज नहीं तो कल वो करोड़पति तो बनेगा, और करोड़पति की तो अब बातें छोटी हो गई, अरबपति बनेगा। L का मतलब होता है लगाओ, S का मतलब होता है सजाओ, U का मतलब होता है उड़ाओ। लगाओ यानी कुछ आपकी फिक्स चीज़ें होती है जिसको आप चाहो या ना चाहो आपको वो लगाना ही पड़ेगा। लाइक मैं बोलूँ, आपका अगर मकान रेंटल है तो रेंट देना पड़ेगा। एजुकेशन, बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। घर में अगर किसी की बीमारी है तो उसके अंदर आपको मेडिकल का खर्चा देना पड़ेगा। या इसके अलावा हम बोलें कि हमारी जो किचन है, चाहे वो आटा, घी, चावल, दाल, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, इन सब चीज़ों पे आपको खर्चा करना ही करना है। उसके अंदर आप बजटिंग एक लिमिट तक कर सकते हो, अदरवाइज़ वो आपकी नीड है। तो सबसे पहले है आपको लगाना है वहाँ पर। जो भी आपका सैलरी का स्केल कुछ भी हो सकता है, कमाई का स्केल कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए 10,000 भी बहुत कुछ है और किसी के पास करोड़ रुपए भी का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन लगाओ के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होना चाहिए सजाओ। यानी आप आज अर्निंग पर्सन हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हमेशा के लिए आप अर्निंग रहोगे। हो सकता है कभी आपकी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उस जगह पर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना सबसे ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने पहले लगाया, उसके बाद एक फिक्स अमाउंट आपका निश्चित कीजिए जिसको आपको फ्यूचर के लिए सजाना है, यानी वहाँ पर इन्वेस्ट करना ही करना है। उसमें चाहे जो हो जाए उतना अमाउंट आपको फिक्स इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ बचता है तो उसको उड़ाइए।
मुझे मालूम है महीने में सैलरी एक बार आती है, काफ़ी लोगों की रील देख के वो ऑलरेडी अपने आप को रोल मॉडल मान चुका होता है, उसको लगता है बस एक बार सैलरी आएगी और उसके बाद उड़ाने के लिए मैं चिल करूँगा, मैं भी अपनी रील डालूँगा। लेकिन भाई आज के लिए ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या करोगे तुम? मतलब अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यदि आपको किसी और का उदाहरण देना पड़े, वो ठीक नहीं है। आप कुछ ऐसा करो फ्यूचर के लिए कि आपके बच्चे आपके नाम से ही मोटिवेट होते रहें। तो उसके लिए आपको सेविंग तो करनी पड़ेगी, और सेविंग का मतलब वो नहीं होता जो बैंक के अंदर आप पैसा जमा करा देते हो। वो बैंक में पैसा आपका सोता है, चाहे मैं एफडी की बात करूं, बिकॉज आज हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी आज 6-7% की है, जबकि हमको एफडी के अंदर उतना पैसा नहीं मिलता। तो सिंपल सी चीज़ है, पैसे को काम पर लगाइए। पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे पर काम कीजिए, तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो किसी भी एज हो, कोई भी अमाउंट हो, सिंपल सी चीज़ है, आपको इन्वेस्टमेंट तो इमीडिएटली कर ही देना चाहिए। अब मैं सेकंड आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने बताया छोटा सा अमाउंट हो तो क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आपके पास कुछ भी अमाउंट नहीं है तो भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कैसे? उसका सिंपल सा तरीका है, हाँ। आपने अपनी एजुकेशन फिनिश की, इसके बाद आप सर्विस करते हो कहीं पे, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ सबसे पहली चीज़ तो है, आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो नौकरी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी से नौकर निकलते हैं। मैं पर्टिकुलर उन हनुमान की बात नहीं कर रहा जो राम जी के साथ नेक्स्ट अथॉरिटी थे, जिनको अपनी छुट्टियों के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए था, जिनको अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए किसी और से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े। जो अथॉरिटी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट जो जनरेशन है जो आज नौकरी करने जाती है, तो वो ऑर्डर लेते लेते उनकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि उनकी रगों के अंदर भी ऑर्डर और डर बहता है। मतलब वो डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर बन ही नहीं पाते। तो बेसिकली मुझे लगता है उनका जन्म ही इसलिए होता है कि वो किसी और को कमा कर देवें। तो ऐसा नहीं होता, उससे आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते हो। अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी बात है आपकी रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही। और उसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कुछ खोने का डर नहीं होना चाहिए। एक ये सिक्योरिटी का जो फंडा आप लेकर चलते हो, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी वहीं पर है। अरे भगवान ने आपको 9 महीने की टेस्टिंग के बाद इस धरती पे उतारा है, मुझे लगता है कम से कम उसने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी है। और अगर आप सैलरी सर्विस कर रहे हो और वहाँ से 3 प्रमोशन आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपको जब मालिक जो भी आपका ओनर है उसने आप में कुछ प्रतिभा देखकर ही आपको प्रमोट किया है, तो मुझे लगता है कि अब आप अपना काम करना शुरू करो। शुरू के अंदर सैलरी के साथ में अपना एक अलग काम कर लो, और उसके बाद इंडिपेंडेंसी जब ख़त्म हो जाती है, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म होती है, उसके बाद इंडिपेंडेंट होके काम आप कीजिए, मेरे को लगता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सही तरीका आपके हिसाब से क्या है? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सही तरीका जो है कि आप कभी भी किसी के कहने पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए। उसको अच्छे से समझिए, वहाँ का जो भी आपका लोकेशन है उसको देखिए, उसके जो पेपर्स हैं, उसकी जन्म कुंडली निकलवाइए, उसके बाद वहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचिए। ठीक है, लाइक मैं अगर बात करूँ कि ऑलरेडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा रेटें बढ़ चुकी है। ठीक है, वो रहने के लिए तो आपका अच्छे हो सकता है, आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, आपके परिवार के लोग वहाँ रहते हैं, आपके फ्रेंड्स वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। उसको हम लोग इमोशनली ड्रिवन होकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहाँ रहना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 7-8-10 साल के लिए आपने पैसा लगाया, उसके बाद जब भी आपकी कीमत आ जाती है उस जगह को स्विच करके आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल है। सिंपल सी चीज़ है। तो उससे मोह माया क्यों करनी कि मुझे पर्टिकुलर इसी जगह पर लेना है। सेकंड चीज़ होती है कि किसी भी ये भाई साहब वगैरह जो टाइप के जो लोग हैं, रायचंद, हुकमचंद, ज्ञानचंद, इन चंदों के भरोसे आप कोई भी काम मत कीजिए। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप अपनी सोच रखते हैं, जीवन में कुछ ही बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको अच्छे से समझिए। ब्रोकर से मिलिए, एक नहीं 10 जनों से मिलिए, लोकेशन पर जाइए, वहाँ पर आपको पता लगेगा कि क्या एक्चुअल रेट्स हैं मार्केट के अंदर, क्यों उसको बढ़ा चढ़ा के प्रमोशन के ऊपर कैसे उठाया जा रहा है। तो सब चीज़ें हैं कि आप केवल और केवल जो कलर्ड आपके नक्शे होते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं कि एक सपने दिखाकर, क्योंकि दुनिया में सपने और डर 2 ही चीज़ें बेची जाती है, उसको देखकर आप किसी चीज़ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि हकीकत को देखिए।
और मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट में बड़ा कोई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो जो डेवलपिंग फेज वाली एरिया है जहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर आना है, ठीक है, उस जगह पर जाके समय से पहले इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, आज एक आप पेड़ लगाते हो, एक पेड़ 5 साल बाद लगाते हो, अल्टीमेटली 15 साल बाद दोनों की हाइट बराबर होती है। तो जो ऑलरेडी पेड़ लग चुका पहले से, जहाँ डेवलपमेंट आ चुका, जिसकी एज बुढ़ा हो चुका हो, उसकी बजाय जहाँ पर नया पेड़ लग रहा है, मुझे लगता है वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि पुरानी जो जगह है जो डेवलप्ड हो चुकी, वहाँ पे हर चीज़ें रुक चुकी। आज की डेट में हर चीज़ महंगी हो गई, तो कोई भी अगर नया आदमी पैसा लगाता है उसको ज़मीन के नीचे ज़्यादा पैसा डालना होता है और ज़मीन के ऊपर का जो फसाड ब्यूटिफिकेशन है उस पर वो कम पैसा लगा जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर देखेंगे नई नई एरियाज़ डेवलप हो रही है, वहाँ पर ज़मीन उनको सस्ती मिलती है, उसके ऊपर अच्छा पैसा लगाता है, बड़ी बड़ी चीज़ें आती है वहाँ पर और कस्टमर्स भी खींचे हुए चले आते हैं। तो एक टाइम तक के वो रुका हुआ आपको नज़र आता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसी जंगल में मंगल होता है। ये आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जिसने आज से मान लीजिए 40 साल पहले अगर किसी ने दिल्ली में कोई ज़मीन ली थी 1 करोड़ रुपए की, उसने हो सकता है 500 गज का एक प्लॉट लिया होगा। उसी समय किसी उसके भाई को 1 करोड़ में 500 गज मिल नहीं रहा था, तो उसने बोला चलो नोएडा या गुड़गांव में ले लेते हैं। वो बोला कि 1 करोड़ रुपए में मुझे 500 गज का प्लॉट चाहिए। उसने बोला एक नहीं आएंगे, 20 प्लॉट आएंगे। अब सोच के देखो, 40 साल पहले एक भाई ने 1 करोड़ रुपए में दिल्ली में मकान लिया था जो पॉश कॉलोनी थी, और एक ने वही 20 प्लॉट जो हैं वो नोएडा या गुड़गांव में ले लिया था। उनकी काउंटिंग में कितना बड़ा फ़र्क आ गया। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट जगह वही होती है जहाँ डेवलपमेंट आना बाकी है। मतलब लोगों की भीड़ के पीछे आप मत चलिए, जब लोग निकल रहे हो आप उसमें घुसने की गलती मत कीजिए। आपने शुरू में कहा कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ की पूरी कुंडली खंगाल लीजिए। हाँ। सवाल मेरा ये है कि ये कुंडली हम खंगालें कैसे, क्योंकि हमने देखा कि रेरा के बाद भी फ्रॉड बंद नहीं हुए हैं। गुड़गांव का मामला आपने देखा होगा, 32 एवेन्यू का जो है कि एक ही फ्लैट 25 लोगों को बेच दिया गया, और ये रेरा आने के बाद ये मामला सामने आ रहा है। अलग बात है कि जो कंपनी का सीईओ है वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो आम लोगों की गाड़ी कमाई थी वो तो गई। अब एक फ्लैट 25 लोगों को बेचा जाना है, कितना बड़ा स्कैम है, और आज 2026 में हो रहा है। तो ये जो कुंडली खंगालने की आपने बात बताई है, तो थोड़ा ये हमें समझाइए कि हम कुंडली खंगालेंगे कैसे। कुंडली खंगालने का तरीका ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आप जो पेपर के ऊपर सारी चीज़ें ले रहे हो, या जो भ्रामक जो एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशन है, होर्डिंग्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको देखकर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि जिस भी बिल्डर से आप कोई भी चीज़ ले रहे हो उसका पहले का इतिहास तो देखिए अल्टीमेटली आपकी, उसने कितनी प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर किए हैं, टाइम से किए हैं या लेट किए हैं। वहाँ पर जाके लोगों से मिलकर अब जब आप देखते हो आपको पता लगता है कि हाँ इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो अच्छी है या बुरी है। केवल दीवारों पे कलर जो आपको दिखता है या कुछ पेंटिंग्स टंगी हुई है उससे हर चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, क्योंकि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस भी जगह पर ले रहे हो थोड़ा सा टाइम को वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट कीजिए, और उस सारे उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखिए, उनके जो कंपटीटर हैं उनके यहाँ पर भी जाकर देखिए। इसके बाद ये 100-200 रुपये कम कराने की बजाय, अक्सर क्या होता है मैं देखता हूँ कि जब आप किसी के पास जाते हो आप ये नहीं पूछते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसमें चीज़ें कौन कौन सी लगेंगी, इसमें एमिनिटीज़ क्या क्या है। आप ये पूछते हो आपने साहब 10,000 रुपये रेट बताइए, इसको 9,700 कैसे कर सकते हो। तो उससे बाहर निकलिए, ठीक है। अच्छा, तीसरी उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा बायस हो सकता है लेकिन मैं फिर बोलता हूँ आपको कि मुझे लगता है कि जिस समय कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, बनने से पहले आपको इन्वेस्ट क्यों करना है। जब वो प्रोजेक्ट बन चुका उसके बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं लग रही। बैंक से जब आप लोन लेते हो बैंक उसी दिन से आपसे ईएमआई स्टार्ट कर देता है, वो वेट ये नहीं देखता कि आप शिफ्ट कब हो रहे हो, राइट। इनिशियल स्टेज के ऊपर बिल्डर्स जो होते हैं वो खूब सारा प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन एक टाइम पर जब वो एडवर्टीजमेंट बंद करते हैं उसके बाद आपको कई बार ऐसा टाइम आता है जब आपको काफ़ी रिजनेबल फ्लैट्स मिल जाते हैं सेम बिल्डिंग के अंदर। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर आप बने बनाए रेडी टू शिफ्ट के अंदर शिफ्ट होते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास पोजीशन क्लियर हो गई। यहाँ ये आपका जो था कि 25 जगह बिका वो भी ख़त्म हो गया, बिकॉज जब आप शिफ्ट ही हो जाओगे तो शिफ्ट तभी होगे जब 25 जगह नहीं बिका होगा।
और उससे भी बड़ी बात है, आपको पता होता है कि बिल्डिंग में आपके बराबर में पड़ोसी कौन है। ये नहीं है कि आज आपने फ्लैट शुरू में बुक करा दिया, पता लगा कि बराबर वाला इन्वेस्टर निकला और वहाँ का झाड़ू पोंछा भी आपका सर्वेंट कर रहा है। बेसिकली आप क्या करते हो, सोसाइटी के लिए तो ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, सिंपल सी चीज़ ये है। Right. तो वहाँ एम्यूनिटीज़ हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ है, पहले अच्छे से देखिए, क्योंकि उसने सपना जो दिखाया था ज़रूरी नहीं कि वो सपना पूरा हो पाए। आज की हकीकत क्या है, आप एक्चुअल वर्चुअल जो देख रहे हो सामने की, हाँ ये सब चीज़ बन के तैयार हो गया, ये पेपर्स में नहीं है, उसके बाद लगाइए ना पैसा, मुझे लगता है वहाँ 100% आप सेफ भी हो जाओगे। उसके बाद जितना पैसा इंटरेस्ट के तौर पे आपने बैंक को दिया है, मुझे लग रहा है वो भी सेव कर रहे हो आप। तो हो सकता है अगर 200 रुपये या 500 रुपये आपको महंगा भी मिल जाए तो भी कम से कम हर चीज़ें सामने है आपके। तो सिंपल सी तरीका है। आप वही बात होती है कि एक तो आप केवल इसलिए मूवी जाते हो कि शायद वो मूवी अच्छी होगी, और एक आप रिव्यू सुन के जाते हो, कोई आपका दोस्त गया, फ्रेंड गया, जो भी है, और वो बोलता है मैं मूवी देखी, बहुत ही अच्छी मूवी थी, क्या मज़ा आ गया। तो सेम वही पोजीशन है, आप जब खुद रेडी मकान लेते हो तो आपको मज़ा आएगा उसके अंदर, ठीक और आपका पैसा भी डूबने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। आगे मैं कोई सवाल पूछूं उसके पहले मुझे आप बताइए कि आप अपना पैसा कैसे निवेश करते हैं? मेरा पैसा कैसे निवेश करते हैं, बड़ा हाँ। इजी सी चीज़ है। मैं कोई भी अपना पैसा है वो एक बास्केट में नहीं रखता। मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर मेजरली मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है, चूंकि मैं एक NBFC रन करता था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो मैं बेसिकली इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर उसको कम से कम 7-8 साल के लिए मैं विराम देता हूँ, आराम देता हूँ, और फिर उसके बाद में मेरा पैसा मेरे लिए खुद कमाने के लिए दौड़ में लग जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर, शालिनी जी, क्या है सबसे मेन चीज़, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझता हूँ। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अगर हम हिंदी में बोलें तो चक्रवर्ती ब्याज, आप अच्छे से जानते हैं। हमारे पुराने इतिहास को अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सबको जो कंट्रोल करता था कौन होता था? चक्रवर्ती सम्राट, यानी सबके ऊपर भारी। ठीक है, तो सेम अगर आप बात करें, कोई भी कमाई हम करते हैं, मुनाफा, कमाई, करोड़पति, अरबपति, तो सब कुछ डिपेंड करता है चक्रवर्ती ब्याज पे। उन सब का राजा चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। इसको छोटी सी एक कैलकुलेशन में हम समझते हैं। एक चेस बॉक्स होता है, टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं। फर्स्ट बॉक्स पे ऊपर 1000 रुपीज़ रखिए, सेकंड पे डबल करके 2000, थर्ड पे 4000, फोर्थ पे 8000, फिफ्थ पे 16, फिर 32,000, 64,000, 1,28,000, या फिर यूं करें 256। आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा, कोई रकम बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन शालिनी जी, क्या मालूम है आपको कि 64 बॉक्सेस तक आते आते वो रकम कितनी हो जाएगी? नहीं आइडिया, मैं बताता हूँ। कोई आपके व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको बोलिए कैलकुलेटर निकाल लेंगे। आई थिंक कैलकुलेटर पे वो फिगर आएगा नहीं। अच्छा, तो एक्सेल शीट्स खोल लीजिए या ChatGPT बेस्ट है, उससे पूछिए। हाँ, तो 64 बॉक्सेस तक आते आते जो फर्स्ट ट्रिलियनियर है एलन मस्क, वो तो कंगाल हो चुका होगा। उसके साथ में जितने बिलियनियर्स जो आप नाम जिनके भी जानते हो, आप चाहे अमेज़ोन वाले हों या बिल गेट्स हों या जुबरबर्ग हो, इवन हमारे अंबानी जी, हमारे अडानी जी, वो भी झोला लेके चल दिए होंगे, वो भी कंगाल हो चुके होंगे। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं। जितने भी मिलेनियर है दुनिया के, या मैं बोलूँ अगर पूरे की पूरी हमारी जो सभ्यता है, जो ब्रह्मांड है, उसका एक एक पैसा, चाहे वो शेयर्स में लगा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में लगा हो, चाहे वो सोने चांदी में लगा हो, चाहे किसी भी चीज़ में लगा हो, चाहे उसके घर की रसोई में लगा हो, वो सारा रुपया भी निकाल कर अगर आप 64वें बॉक्स में रख दोगे, 64th बॉक्स में, तो वो भी नहीं भर पाएगा। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू। आप ट्राई कीजिएगा ये, ठीक है ना? तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो जो रहेगा सहेगा, जो सहेगा वही रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है होल्ड करना सीखिए। अगर आप होल्ड करते हो तो उसके बाद बहुत बड़ा आपको ग्रोथ मिलती है। सेम प्रॉपर्टी के अंदर होता है, सेम वो शेयर्स में होता है। आज मान लीजिए आज आपने 1 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली, नॉर्मली 72 का रूल काम करता है। एवरेज के अंदर किसी भी चीज़ को डबल होने में 6 से 7 साल का टाइम लगता है। आपको छोड़िए जहाँ पर 4 साल में 3 गुना हो गया। ठीक है, अगर आज आप 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं और हम मान लेते हैं 5 साल में डबल होता है, नेक्स्ट 5 साल में 2 लाख होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। 10 साल में कितना होगा? 4 लाख होगा, ठीक है।
15 साल में 8 लाख होगा, अच्छा 20 साल में 16 लाख हो जाएगा, ओहो 25 साल में 32 लाख, 30 साल में 64 लाख, और 35 साल में कितना हुआ साहब, 1,28,00,000। मतलब आप सोचिए कि 40 साल के बाद उसकी ग्रोथ क्या शुरू होगी। तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया, दिल्ली में किसी ने 40 साल पहले प्लॉट लिया और किसी ने 40 साल पहले गुड़गांव और नोएडा में लिया, तो आज उसका ग्रोथ का जो ग्राफ है वो किस तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, उसके बाद आपका पैसा बढ़ेगा। इसको कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब आप म्यूचुअल फंड वाले से बात करो तो वो ये कहते हैं कि बहुत कम पैसे में आप सिप कर सकते हैं और आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। जब आप किसी ब्रोकर से बात कीजिए या आप किसी ट्रेडर से बात कीजिए तो वो बोलता है कि सिप से तो आप कितना ही कमा पाओगे, ट्रेडिंग में असली पैसा बनता है। अब क्योंकि आज मैं प्रॉपर्टी का जिनके पास ज्ञान है उनके साथ बैठी हुई हूँ, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है या प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करोड़पति और अरबपतियों के लिए ही है, क्या कम पैसे में या बिना पैसे में प्रॉपर्टी से पैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम SIP पे आते हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड वाली है। पैसा आपका, या यूं कहूँ कि गाड़ी है आपकी, और चलाने के लिए आपने ड्राइवर को दे रखा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। अब आपकी गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, वो कितना सर्टिफाइड है, कितना समझदार है, आपको इतनी इसके बारे में जानकारी नहीं है। किसी ने आपको बोला कि हाँ मेरा पैसा मैंने यहाँ म्यूचुअल फंड में लगाया था, ये बढ़ गया, आपके पास केवल और केवल इतनी सी जानकारी है। अब ये रोज़ मौसम बदलता है, कभी युद्ध हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जिस समय वो पैसा आपका बढ़ा था उस समय का तो विज़न उन्होंने आपको दे दिया था, लेकिन आज की डेट के अंदर अगर मैं इस समय, आज मैं 20 जुलाई को आपके साथ बैठा हूँ, आज की डेट में अगर मैं पूछूं कि वो म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ गया आपका, तो इधर उधर देखने लग जाएंगे वो कि वेट करो आप, वापस टाइम आएगा। बिकॉज सब कुछ जो आपके निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है, सब कुछ तो जीरो पे आ चुका। TCS कंपनी, HDFC कंपनी जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी में मानी काउंट होती है, आज TCS का 4,000 का शेयर आज 2,000 रुपये के ऊपर पड़ा है, धड़ाम हो गया। HDFC यानी HDFC को ख़त्म होने का मतलब है कि देश की इकोनॉमी ख़त्म हो जाना। उसका शेयर देखिए ना, 1,000 रुपये से आके 700 रुपये पे आ गया, इवन वो 600 पे आ गया था। ठीक है, तो हर चीज़ टाइम के हिसाब से चलती है, तो वो सिप में हो या किसी भी चीज़ में हो, मैं तो बोलता हूँ उसको होल्ड कीजिए, अल्टीमेटली वो पैसा बढ़ेगा। अब जहाँ तक आपने बोला कि क्या कम पैसे में इन्वेस्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टी में, या बिना पैसे के भी क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, मैं दोनों ही चीज़ें आपको बतलाता हूँ। किसने पंडित ने आपको बतलाया कि आपको ऐसी जगह पर ज़मीन लेनी है जहाँ पे रेटिंग ऑलरेडी बढ़ चुकी, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो इमोशनली जो ड्रिवन हो रहे हो उसको छोड़ दीजिए। जहाँ पर ऑलरेडी रेटें बढ़ चुकी उससे 8-10 किलोमीटर आगे कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पर ना के बराबर रेटों में आपको जगह मिल रही है। अगर आपके शहर में नहीं है तो दूसरी शहर के अंदर चले जाइए, आपको अल्टीमेटली कुछ टाइम के लिए पार्क ही तो करना है पैसा, तो उस जगह इन्वेस्ट कीजिए। मैं उसके लिए आपको जगह भी बता दूंगा। सेकंड, जो दूसरी चीज़ आपने अभी बतलाई कि क्या बिना पैसे में, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपको एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना और आप पैसा कमा सकते हो। आप किसी जो भी आपके यहाँ का अच्छा प्रॉपर्टी ब्रोकर है, कंसल्टेंट है, एडवाइज़र है, उनको ज्वाइन कीजिए। ये मत देखिए कि सैलरी कितनी आ रही है, आप उनको साल 2 साल के लिए ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मास्टर प्लान कैसे देखा जाता है, पेपर्स की ड्यू डिलीजेंस कैसे देखी जाती है, लीगल कैसे चेक किया जाता है, पेपर्स को उसका ऑथेंटिकेशन कैसे देखा जाता है, उसको समझिए। पैसा तो आपके कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए हमको इसको यहाँ एक कंपैरिजन भी करते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर मैं भारत की बात करूँ, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिकती है? सबसे ज़्यादा चाय बिकती है। चाय पे चर्चा, वो भी कितना इन्वेस्टमेंट करता है। एक टेबल लेके आता है, स्टोव या चूल्हा लेके आता है, उसके बाद में कुछ मर्तबान लेके आता है जिसमें कहीं चीनी, कहीं चाय पत्ती, कहीं दूध के लिए पतीला लेके आता है, इन्वेस्टमेंट तो करता है। उसके बाद कुछ चेयर्स भी रखता है, 10-10 रुपये की चाय बेचता है। मान लीजिए एक चाय के अंदर 30% का नेट प्रॉफिट कमाता है, ग्रोस की बात भी नहीं कर रहा। कितना रुपया? 10 रुपये की चाय में 3 रुपये बचाया। दिन की 1000 चाय बेचता है, मुश्किल है, लेकिन 1000 के ऊपर कितना बचाया? 3000 रुपये। 10 दिन में 30,000 रुपये, 30 दिन के अंदर कितने? 90,000 रुपये हम लोग मान लेते हैं, लाख रुपये उसने बचा लिया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं उसी जगह पे जहाँ बिना इन्वेस्टमेंट किया। आपने उस ब्रोकर के साथ में 2 महीने की 2 साल का एजुकेशन लेके, और उसके बाद आपने, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, आपको अमीर लोगों के बीच में रहने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी है अमीर लोग हैं,
ठीक है, उनका जो हाव भाव है, उनका तरीका है, आपको वो समझ आएगा। प्रॉपर्टी का जो सौदा होता है मैक्सिमम आज भी कैश में होता है, तो ये जो कैश जो नगद है ना रुपए, उसकी जो खुशबू होती है ना, वही आपको मोटिवेट कर देगी। आपको किसी मोटिवेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल बाद करना क्या है भाई, तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे बताइए, मेरे पास इंस्टा है, मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, मैं उसकी पोस्ट डालता हूँ। अगर कोई को प्रॉपर्टी लेनी है तो यू शुड कनेक्ट टू मी। इमीडिएटली वो आपसे कांटेक्ट करता है, आप उसकी प्रॉपर्टी जो आपके पास ऑलरेडी है उसको बेचिए। कुल मिला के आपको पूरे महीने भर में केवल और केवल 2 प्रॉपर्टी बेचनी है। मान लीजिए वैसे तो हम जहाँ बैठे हैं यहाँ 2, 4, 5 करोड़ रुपए में कुछ भी आता नहीं है, लेकिन कम से कम अगर 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है तो ऑनेस्टी के साथ में 1% बायर देता है, 1% सेलर देता है। ठीक है। यानी 1 करोड़ पे 2 लाख आ गए और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 4 लाख की आपकी इनकम हो गई। कहाँ वो बेचारा चाय वाला सुबह 7 बजे दुकान खोल के शाम को 7 बजे जाता है और लाख रुपए पूरे महीने में कमाता है, और यहाँ पर आप 4 लाख रुपए बैठे बैठाए फ़ोन पे बात करते हुए कमा रहे हो। इससे और एक कदम और आगे बता देता हूँ आपको। 3 साल बाद फिर वो टाइम आता है जब आपको पता होता है कि एक कस्टमर है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, उसको मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपके कनेक्शन में है वो आपको बोलता है भाई ये ज़मीन बिकवानी है। बोलता है कितने में बेचनी है? बोले तुम बताओ। आपको पता है वो 3 करोड़ की है, आपने बोला 2.5 करोड़ में है तो दे दे। अगले को मार्केट का पता नहीं, वो बोलता है ठीक है 2.5 करोड़ में। आप उसको 5-10 इतने तक आप कमाई चुके हो, 5-10 लाख रुपए एडवांस दो और आप एक कस्टमर खोजो, उससे टाइम लो कि 3 महीने बाद रजिस्ट्री करा दूंगा, और कस्टमर की रजिस्ट्री करवा दो। हींग लगी ना फिट करी, रंग चोखा वाली कहानी है। आपने 50 लाख रुपए मिनटों में कमा लिए, तो इससे बड़ी कमाई आप कैसे करेंगे? तो मैंने तो आपको बिना पैसे लगाए भी इन्वेस्टमेंट का तरीका बता दिया और कमाने का भी तरीका बता दिया। ठीक बात। रिसेशन क्या प्रॉपर्टी के बिजनेस में आता है? ये मैं कंपैरिजन ऐसे करूंगी कि चाय वाले के लिए शायद बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, हालांकि नो रिस्क नो गेन हमेशा से कहा जाता है। क्या प्रॉपर्टी के इस बिजनेस में रिसेशन है? पहली चीज़ तो रिस्क का ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये रिसेशन क्या होता है मैं तो इसको समझता भी नहीं हूँ। मैंने आज दिन तक जो भी चीज़ें ली है, मुझे कभी नहीं लगा कि कोई भी प्रॉपर्टी ने मुझे धोखा दिया है, बशर्ते वो प्रॉपर्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब होता है आप सस्ती के लालच में मत फंसो कि आपको किसी ने बोला कि वहाँ नॉर्मल लाख रुपए की रेट चल रही है और आपको ये कोई 50,000 में दे रहा है। जो बेचने वाला है उसको भी पता है कि वहाँ लाख की रेट दे रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो तकलीफ है, इसीलिए वो चीज़ आपको दी और आपने फन्ने खां बन कर उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली वो आपको नुकसान तो देती है, साथ में पूरी ज़िंदगी भर के लिए परेशान भी करके छोड़ देती है। अगर आप एक अथॉरिटी जो भी होती है, जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में मान लीजिए जेडीए है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, आपके यहाँ पे डीडीए होगा, ठीक है। उससे अथॉराइज्ड जो भी ज़मीन है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, ऑलरेडी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, केवल पेपर्स में नहीं है, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है कि किसी भी हाल में उसमें कोई भी रिसेशन नहीं आएगा। आपकी प्रॉपर्टी आज रुक सकती है लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ा मुनाफा देकर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बतलाया था, मैं पर्टिकुलर राजस्थान से आता हूँ। इस समय हम लोग एक सोशल कोज के हिसाब से एक ड्राइव चला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर ग्रीन सिटी सेज करके कोई प्रोजेक्ट है, मैं उसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। मेरा किसी भी व्यूवर से कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ये प्रमोशन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो ही आप वो प्लॉट्स लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप भी लास्ट में रिकमेंड बतला दीजिएगा, ठीक है, डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। न मेरे आपके पास कोई मैं नंबर देकर जा रहा हूँ। ये जितनी भी ज़मीनों की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 100% वो ज़मीन किसानों के पास ही है, और उसकी सेल परचेस करने वाले जो ब्रोकर्स हैं, जब आप जाएंगे तो वो भी किसान ही हैं। तो इसमें किसी भी प्राइवेट कॉलोनाइज़र का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको 2 चीज़ें बता सकता हूँ कि इससे किसानों का तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में आपका भी फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन लेकर हो। मैं बोलता हूँ एक आपको क्विज़ देता हूँ, मैं कंटेस्ट आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आप उसका जवाब दे देते हो तो मैं लाख रुपए देकर जाऊँगा। आपके पास यदि कोई 45,000 रुपये गज की कोई भी ज़मीन है, और मैं जिस ज़मीन की बात कर रहा हूँ उसकी रेट आज की डेट में 25,000 रुपये गज चल रही है, अगर आपकी 45,000 की ज़मीन इससे बेटर होगी तो मैं लाख रुपए देकर जाऊँगा। नॉर्मल सी मैं बतला देता हूँ आपको,
जयपुर जो है आज की डेट के अंदर मतलब दिल्ली से कनेक्टिविटी के बाद में काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। और तो बेसिकली वहाँ पर एक अजमेर रोड करके है जो पिछले 3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उभर कर आई है। काफ़ी सारी पुलिया ब्रिजेस बन गए, रोड्स डेवलपमेंट हुए, ठीक है। आज की डेट में इंडिया की जो 6th नंबर की बिजिएस्ट रोड है वो अजमेर रोड है। टोल कलेक्शन जो है उसका गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। इन केस इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर इन इंडिया लाइक अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पूना, यू कैन गो फ्रॉम अजमेर रोड, ठीक है। सेकंड, उसके ठीक पैरेलल आपके रिंग रोड है जिसमें 26 टोल है, 10 लेन चौड़ी है और वहाँ से आप केवल एक कट के ऊपर दिल्ली एनसीआर को टच कर सकते हो। इन दोनों के ठीक बीच में अप्रॉक्सीमेटली 16 स्क्वायर किलोमीटर की काफ़ी बड़ी सारी एरिया जिसमें 14,000 प्लस प्लॉट्स हैं और जिसको खुद गवर्नमेंट बसा रही है। मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ जो आज की डेट में 30,000 रुपये मीटर यानी 25,000 रुपये गज में मिल रही है। मैं लोकेशन आपको बतला देता हूँ। जयपुर की जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है, चाहे वो एमआई रोड हो, चाहे वो स्टैचू सर्किल हो, चाहे वो रामबाग सर्किल हो, वहाँ से 20 से 25 मिनट के अंदर आप उस जगह पे पहुँच सकते हो केवल एक कट के ऊपर। आपको किसी गूगल की हेल्प नहीं लेनी। जयपुर की जो सबसे महंगी पोश एरिया है आपके वैशाली नगर है, उसके बाद आपका जो भी जगह है मानसरोवर है, उन दोनों जहाँ पर 40 फीट या उससे ऊपर की रोडों पे 3 लाख या उससे ज़्यादा की रेट है, वहाँ से नेक्स्ट डोर पे जस्ट एक रिंग रोड क्रॉस करो और वो एरिया आ जाती है। यदि किसी घर में बच्चा होता है तो माँ बाप बोलते हैं कि हमको जो एजुकेशन नहीं मिली हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, तो उसको अपने बच्चों को स्टडी के लिए उसी एरिया के इर्द गिर्द भेजना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो वहाँ जयपुर की सबसे अच्छी स्कूल्स में से JPIS जयश्री पेडीवाल हो, निर्जा मोदी हो, सेंट जेवियर हो, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल हो, महारानी हो, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो, भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी हो या जो भी हो, वो सारी की सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसी जगह पर हैं। जयपुर के जो सबसे बड़े बिल्डर्स हैं, चाहे वो आशियाना हो, आपके क्या नाम है MR दुबई वाला हो, महिंद्रा हो, ओमेक्स हो, वाटिका इन्फोटेक सिटी हो या वहाँ के जो लोकल सबसे बड़े प्लेयर्स हैं मंगलम, केडिया, सेजस्थान, गोकुल कृपा, सब वहीं पर हैं। जयपुर की जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, आपके विप्रो हो गई, हेवल्स हो गई, JCB हो गई, रेन्यू पावर हो गई, डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, सब की सब उसके बीच में है। तो ऐसी जगह जहाँ पर 6 इंची की जो दीवार शेयर कर रही है, प्राइवेट कॉलोनाइज़र ऑलरेडी वहाँ पे आज की तारीख में 50 से 60 हज़ार रुपये गज में बेच रहे हैं, जबकि ये जगह आपको 25,000 रुपये में बेच रही है। रीज़न उसका एक ही है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलोनाइज़र के पास एडवर्टीजमेंट है, उनके पास कमीशन है स्टाफ को देने के लिए, होर्डिंग्स हैं। यहाँ पर ये सारी की सारी जो ज़मीनें हैं वो 100% किसानों के पास है। उनके पास, बेचारों के पास कोई भी प्रमोशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, इस कारण से वो दबी हुई है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कोई कैपिंग है इसमें? नहीं, किसी भी तरह की नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बतला देता हूँ। पहली चीज़ तो किसी को ये ना लगे कि कोई सस्ती के चक्कर में पैसा डूब जाएगा। 100% JDA अप्रूव्ड है, मतलब जो अथॉरिटी है वहाँ की, क्योंकि इसके माँ बाप ही JDA है। किसानों से ज़मीन लेकर सबसे पहले JDA ने खुद के नाम कराई, उसके बाद वापस किसानों को दी, तो आप किसानों से ही खरीद रहे हो। 100% लोनेबल है, यानी केवल NBFC से नहीं, नेशनलाइज जो बैंकें हैं वो भी उसके ऊपर 100% लोन करती है। ये 99 ईयर के लीज होल्ड पट्टे वाली नहीं है, ये फ्री होल्ड पट्टे वाली ज़मीनें हैं, यदि आपको आगे फ्यूचर में कुछ भी इसका पैसा नहीं देना। और सबसे बड़ी बात, आप पैसा कमाओ वो आप ही की पॉकेट में आना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। बोले तो कल आपने ज़मीन ली और कब्जा किसी और ने कर लिया, ऐसा नहीं है। आज अगर आप ज़मीन लेते हो और 3 साल बाद उसको बिना बाउंड्री बनाए भी छोड़ देते हो तो आपकी ज़मीन आपको वहीं मिलेगी, क्योंकि इसका माँ बाप खुद JDA है। इसको छोटा सा समझा के मैं इसको ख़त्म करता हूँ। 2004 के अंदर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो कांग्रेस में थी, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो आपको GDP बढ़ानी पड़ेगी। GDP के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक्सपोर्ट। तो उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए कुछ पॉकेट्स तैयार किए कि यहाँ पर अगर कोई भी एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा अगले 5 से 10 साल तक। ये 2004 में एक एक्ट लेकर आए, SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया, जिसमें सबसे बड़े प्लेयर थे आनंद महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। 1500 एकड़ उन्होंने आपके चेन्नई में ली, जहाँ पर BMW वगैरह की सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है।
इसके बाद इनको 3,000 एकड़ ज़मीन इस बेस पे मिली कि आपको यहाँ पर कम से कम लाख से 1.5 लाख रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। तो उनके ये कहने पे किसान गवर्नमेंट ने 13 गांवों को खाली करा के हजारों हजार किसानों की खेती की ज़मीन लेकर और 4,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठी की। 4,000 एकड़ का मतलब 6,400 बीघा, यानी करीब करीब 16.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें से कुछ ज़मीन 75% ज़मीन उन्होंने महिंद्रा को, रिको को दे दी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पार्क है, और 25% जो ज़मीन है वापस किसानों को दे दी, छोटे छोटे प्लॉट्स की शक्ल में, 50 मीटर से लेके 1250 मीटर तक के। और अब किसानों के पास में वहाँ पर सारी रोड्स निकाल दी। कोई ये नहीं है कि कोई उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले आएगा। जितने भी पार्क, स्कूल, आपके कोई भी हॉस्पिटल हैं, कोई भी पुलिस थाने हैं, सबके ऊपर बाउंड्री वॉल करवा दी। ठीक है, 75% ओपन स्पेस है। नॉर्मली बिल्डर क्या करता है, 30% का ओपन स्पेस देता है सर्विस के नाम पे, रोड्स, पार्क के नाम पे। ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे 75% ओपन स्पेस है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने काटी है। 30% प्लस का इस पे पास कमर्शियल स्पेस है। नॉर्मली 2 से 5% होता है। जहाँ आपका बिल्डर बोलता है कि साहब मैं आपको सिक्योरिटी के नाम पे एक तो आपसे मंथली मेंटेनेंस लूँगा, यहाँ कोई मंथली मेंटेनेंस नहीं है। अब प्राइवेट कॉलोनाइजर बोलता है मैं 4 आपको कैमरे दूंगा, 2 आपको बॉडीगार्ड दूंगा, मतलब वो बैरिकेटर्स दे दूंगा सिक्योरिटी के नाम पे। ये बोलते हैं हम तो पुलिस स्टेशन ही खड़े कर देंगे। प्राइवेट कॉलोनाइजर बोलता है 1500 गज का पार्क है, उसी में आपका पार्क है, मंदिर है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है। मैं यहाँ के एक ब्लॉक, टोटल वैसे तो ये 8 ब्लॉक्स हैं, ABCDEFG, एक ही ब्लॉक की बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ब्लॉक E है पालड़ी, उसके हर आधा किलोमीटर के रेडियस पे एक पार्क है। पार्क का साइज़ 6000 गज या उससे ज़्यादा है। हर आधा किलोमीटर के रेडियस के ऊपर एक 100 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी रोडें हैं। खुद का पुलिस स्टेशन है, खुद का RSCB PHED है, खुद के स्कूलें हैं, खुद के आपका क्या कहते हैं डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स हैं, खुद का फायर ब्रिगेड है, खुद का टेलीफोन एक्सचेंज है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जस्ट बिकॉज ऑफ किसी बिना प्रमोशन के वो आज भी 25,000 रुपये गज में मिल रही है, वो भी JDA अप्रूव्ड, 100% लोनेबल, आपके फ्री होल्ड पट्टे वाली, और 100% सेफ और सिक्योर। लेकिन ये मैंने चीज़ें आपको केवल इसलिए बताई है कि आप उसको कंपेयर कर सको। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी है, या आपका अपना सब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पर जाएंगे, कम से कम 10, 20, 25 जो लोकल किसान हैं, वही ब्रोकर है वहाँ पे, उनसे मिलिए। उनके पास, सबके पास अपनी अपनी इन्वेंट्री, अपनी अपनी रेटें, अच्छे से बार्गेनिंग कीजिए, लोकेशन को देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान अगर हो तो आप करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जस्ट मैं उनके फेथ के ऊपर ये बोल रहा हूँ। और साथ साथ एक छोटा सा डर भी है, कोई ये प्रमोशन इतना बड़ा नहीं हो जाए कि वो किसान तो निकल जाए और कोई दूसरा आके उसमें फंस जाए। तो मैं चाहता हूँ अपनी सावधानी आपके पास रखिए, और जस्ट आप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए। दैट्स इट। हम पॉडकास्ट के शुरू में भी डिस्क्लेमर हमेशा चलाते हैं कि निवेश से जुड़ी हुई कोई जानकारी यहाँ पर आपको नहीं दी जा रही है। अभी सर ने जो बात बोली उसमें भी मैं ये ऐड ऑन कर दूं डिस्क्लेमर के तौर पे कि अपनी R&D आपको खुद करनी है। आपका कोई वित्तीय सलाहकार है, उससे आप पूछ सकते हैं। बैंक क्योंकि लोन दे रहा है तो थोड़ा एक क्रेडिबिलिटी हो ग्रीन जाती सिटी है। सेल्स डालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सारा। और ये कोई किसी तरह का प्रमोशन नहीं है। हम कोई फ़ोन नंबर या किसी भी तरह की वेबसाइट आपको डिटेल्स में भी शेयर नहीं कर रहे हैं, सो दैट आपको ये समझ आए कि हम किसी भी तरह का प्रमोशन करने यहाँ पे नहीं बैठे। एक चीज़ हमेशा कही जाती है सर कि अगर आपको लैंड लेनी है, आपके पास पैसा है, फिर भी आप बैंक से लोन लेके उस ज़मीन को ख़रीदो, उसमें क्या होता है, बैंक ये तस्दीक कर लेता है कि फर्जीवाड़ा उस ज़मीन पर है या फिर नहीं है। ये बात कितनी ठीक है? मुझे लगता है पूरी तरीके से ठीक है। सबसे चीज़ है कि आज की डेट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ है लोकेशन, 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 लोकेशन। आपके आसपास लोकेशन कैसी है, सब कुछ पैसा उसी हिसाब से बढ़ता है। अगर आपके पास में शमशान है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और उसी के बराबर के किसी सेलिब्रिटी का मकान है तो उसी मकान की कीमत बढ़ जाती है। अब सबसे उसमें दिक्कत है कि आपके पेपर्स की जानकारी करना। ठीक है, मुझे लगता है आपको प्रॉपर्टी ऐसी लेनी चाहिए जिस पे लोनेबल हो वो। ठीक है, आपको ज़रूरत है या नहीं है, ना के बराबर उस पर लोन ले लीजिए। उसका रीज़न क्या होता है, आज की डेट के अंदर अगर प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें 100% रिस्क आपका होता है। आप अपने काम में इतने बिजी हो कि आपको पता ही नहीं रहता है कि उसके लीगल कैसे चेक करने, उसके ड्यू डिलीजेंस कैसे चेक करनी है, उसका कब्जा कैसे देखना है, उसका टाइटल कैसे चेक करना है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप बैंक से लोन लेते हो
तो एक तरीके से अब पैसा किसका डूबना होता है, साथ में बैंक का भी डूबना होता है। तो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो उसको स्टडी करते हैं, उनको अगर कहीं भी उसमें रिस्क फैक्टर नज़र आता है तो वो आपको बोल देते हैं कि वी आर नॉट एबल टू गिव यू लोन। सिंपल सी चीज़ है, तो आप संभल जाइए। और अगर वो आपको कुछ लोन कर रहा है, इसका मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% सेफ़ हो, लेकिन हाँ, आप 60% से 80% तक आप सेफ़ हो जाते हो। लोन लेने के बाद भी 100% सेफ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जितने बिल्डर्स के जो नाम अभी बतलाए थे, उन्होंने उनके अंदर लोगों ने लोन लिया हुआ है, लेकिन ठीक वो बात। भ्रामक प्रचार में फंसे हैं ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज की डेट में जो रेरा है वो केवल दिखावटी, जिसको कहते हैं ना हाथी के दांत, मतलब जब तक उसके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, जब तक वहाँ पर सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, अगर आपके साथ कोई गलत करता है उसके ऊपर जब तक आप सज़ा का प्रावधान नहीं दोगे, तब तक कहीं भी मतलब वो अच्छी चीज़ आपको डिलीवर कर ही नहीं सकता। वहाँ क्या है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ज़्यादातर पैसा किसका लगा हुआ है, किसी ब्यूरोक्रेट्स का लगा हुआ है, किसी पॉलिटिशियन का लगा हुआ है। तो रूल्स को स्ट्रिक्ट बनने ही नहीं देते। प्रावधान ये है कि अगर किसी कारण से पर्टिकुलर टाइम से आपका लेट हो जाता है, आप कुछ पेनल्टी दे दो, लेकिन कितनी कम पेनल्टी। आप सोच के देखो, जो 3 साल से जिसने ईएमआई का इंस्टॉलमेंट्स भरे जा रहा है, ब्याज भरा जा रहा है, वो बेचारा पूरी तरीके से तबाह हो गया। खाली पैसे से नहीं, अपनी सोच से भी। उसने सोचा था 3 साल बाद ये मकान बन जाएगा, मैं मेरी बेटी की शादी यहीं से करूँगा। अब बेटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मकान वहीं का वहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मतलब रिस्क तो सब जगह है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिस्क नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपके सोने के या चांदी के जूतों से दरवाजे खुलते हैं, तो ये खैर थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग हो जाएगा। हाँ। तो मुझे लगता है आपकी R&D खुद कीजिए, एनालिसिस खुद कीजिए। आजकल ChatGPT है, गूगल है, आपको सारी चीज़ें सामने ला कर रख देती है। उसके बारे में जानकारी कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। रेरा में अभी भी सुधार की ज़रूरत है, आप ये मान रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तो उसने घुटनों चलना भी शुरू नहीं किया है। अभी तो उसको दौड़ने के लिए उसको मजबूत होना पड़ेगा। अभी उसको बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन सब कुछ पिलाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। कई बार होता है ना, आपका बच्चा बिगड़ रहा है और आप उसके बाद भी बोलते हो ठीक है ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका फ्यूचर ख़राब है। आपको लग्जरी के साथ साथ उसको टोकना भी होगा। तो यहाँ टोकने के लिए जो डंडा होता है, वो डंडा है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि डंडा चलाने वाले जो हैं वही खुद रेरा के अंदर पार्टनर बने हुए बैठे हैं एक तरीके से। तो कैसे ये पॉसिबल होता है? तो लोगों की जो राजनीति का जो तरीका है वो चलता जाएगा। आदमी जो समझदार होगा वो आगे बढ़ेगा। बाकी ज़्यादातर लोग क्या है शालिनी जी, आज यहाँ दिल से सोचते हैं, और दिल और दिमाग में केवल और केवल 1 फीट का फासला है। जो दिमाग से सोचेगा वो स्मार्ट वर्क करेगा, और जो दिल से सोचेगा वो मेहनत नहीं कर रहा, वो बेसिकली मजदूरी कर रहा है। तो जब तक आप मजदूरी करोगे, आप ईश्वर को दोष देते रहो कि वो आदमी गाड़ी में चढ़ रहा है, BMW, लिम्बोर्गिनी मेंटेन कर रहा है, और मेरे को आपने साइकिल दी है। रातों रात वो अमीर बन गया। भाई वो रातों रात अमीर नहीं गया, रातों रात तो उसने इंस्टा पे पोस्ट डाला है जो आपको देख रहा है कि उसके जो सिग्नेचर है वो ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हुए हैं। बाकी हकीकत में इस रात के लिए उसने पता नहीं कितनी रातें काली की है। उसने उस चीज़ को समझा है, मतलब जो दुनिया जो चाहती है उससे उल्टा काम किया है। वो कहते हैं ना, जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो अक्सर लाशें बहा करती है। तो आप लाशें नहीं हो, बेसिकली आप अपने लिए जियो। तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अपना सेफ्टी तो आपको खुद ही लेकर चलनी पड़ेगी। हम जिस एरिया में अभी बैठ के बात कर रहे हैं सर, इसका दाम नोएडा में हम हैं, इसका दाम हमने देखा 2012 से लेके और पेंडेमिक तक लगभग शांत था, बढ़ा ही नहीं। ये आसपास की जितनी सोसाइटी यहाँ मैं देख रही हूँ, इसके जो ओनर हैं, फ्लैट ओनर हैं, वो बेचना भी चाह रहे थे घर, तो वो बिका नहीं। अब लेकिन बीते 4 साल 5 साल में आग लग गई है नोएडा की प्रॉपर्टीज़ में। हम देख रहे हैं जो प्रॉपर्टी पहले 30 लाख की मिल रही थी वो आज 1 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। तो ये जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है नोएडा की प्रॉपर्टीज़ ने, गुड़गांव की, दिल्ली NCR के पूरे एरिया में, ये क्या अभी आगे आने वाले समय में भी चलेगी? क्या आज जो 1.5 करोड़ का घर है वो अगले 3 साल के बाद क्या मुझे 5 करोड़ का मिलने लगेगा? यहाँ 2 चीज़ें आती है। पहली चीज़ तो वही हो गई, प्रॉपर्टी रुक रुक के बढ़ती है, लेकिन जब बढ़ती है तो आग लगती है। तो वो तो उदाहरण आपने ऑलरेडी दे दिया।
सेकंड चीज़ जो आपकी आती है वो ये आती है कि क्या फ्यूचर के अंदर भी ये रेटें यहाँ रुकने वाली है या आगे बढ़ने वाली है। मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले लोग मकान खरीदते थे, आज की रेट में लोग मकान नहीं खरीद रहे, वो स्टेटस खरीद रहे हैं, वो अपनी पहचान खरीद रहे हैं, वो अपना आसपास का जो माहौल है वो खरीद रहे हैं। आप बात करें कमेलिया की, मैं सुनता हूँ 1.5 लाख आपके 150 करोड़ के फ्लैट्स हाँ, वहाँ बिक रहे हैं। 200 करोड़ के तो हो आप गए मुझे एक छोटी सी बात बताइए, वहाँ क्या बादल काले रंग के बहते हैं? वहाँ जो भी चौकीदार है वो क्या मतलब सोने की चेन पहन के बैठता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ऊपर काले बादल नोएडा जैसे ही होते होंगे, गार्ड वही कपड़ा पहनता होगा, लेकिन बाहर जो है वो बरसात के दिनों में नाला ही दिखाई देता है और पानी भरा हुआ दिखाई देता है। बात वही चीज़ मैं बतला रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, वहाँ स्टेटस बेचा जा रहा है, मतलब आपकी पहचान बेची जा रही है। मकान उसने खरीदा है, लेकिन सारी दुनिया रीलें बना रही है उस कमेलिया के ऊपर। अब उनको कितना अच्छा लगता है कि ठीक है, वो एक बार के लिए मैंने 150 करोड़ लगाया, लेकिन उसके बाद मेरे को सब पहचान मिल गई है बेसिकली। तो सिंपल सी चीज़ है, आगे किसको क्या करना है, उनको सबको पहचान चाहिए। दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग अपना सबसे ज़्यादा पैसा केवल और केवल ये दिखाने में खर्च करते हैं कि वास्तव में वो अमीर हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है, आप एक टाइम तक पैसे के पीछे भागते हो, एक टाइम तक खूब सारा पैसा कमाने की सोचते हो, लेकिन अल्टीमेटली उस पैसे का करोगे क्या? उस पैसे के लिए आप मतलब पहचान के लिए कर रहे हो, स्टेटस के लिए कर रहे हो? बीच में कुछ मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको। कुछ रील्स वायरल हो रही थी, मैंने भी देखा था। किसी ने कहा था कि सर आपके पास अगर पैसा है तो अपना पैसे को काम पर लगाइए, क्योंकि वो 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और जैसे आपने बतलाया कि यहाँ पर पहले किराए पे भी नहीं निकल पा रहे थे, वो 3% की यील्ड होती है, तो आप एक काम कीजिए, किराए के मकान में शिफ्ट हो जाइए। तो मैंने वहाँ भी यही बात बोली, सर हर जगह पर पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, कहीं पर नाम भी चाहिए होता है, स्टेटस भी चाहिए होता है। आप उस किराए के मकान में फर्नीचर भी अपनी मनपसंद का नहीं लगा सकते। ठीक है, हर 1.5 साल बाद आपको बदलना है, कोई अपनी बेटी आपको देगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ। आप एक किराए की गाड़ी होती है, उबर ओला, आपके मोबाइल पे लगाइए, गाड़ी आती है, आगे ड्राइवर होता है, एसी चलता हुआ आता है, आपको बिठाया जाता है, आप मोबाइल पे बात करो तो पुलिस वाला नहीं पकड़ता, आप यूट्यूब वगैरह देखते हो तो कोई रोकता नहीं है, ड्राइवर ले जाके आपको पार्किंग का झंझट नहीं है, सीधा आपको शोरूम के बाहर ले जाता है। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं कि रोज़ नई नई जो गाड़ियाँ आती हैं, इनके पास अलग अलग गाड़ियाँ आती है, कोई कंफर्ट में कमी तो नहीं है शालिनी जी। तो मैं अगर बोलूं कि आप अपनी गाड़ी बेच दो, क्या बेच पाओगे? नहीं, क्योंकि वो अलग तरह से कंफर्ट देता है। अगर पैसा ही बचाना है तो ये अच्छे ब्रांडेड कपड़े क्यों पहनने? मंदिरों के बाहर खूब कपड़े मिलते हैं, मंदिरों के बाहर खूब जूते मिलते हैं, वो पहन के बैठो ना। यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं आता, एक टाइम के बाद आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। सेम वही चीज़ है, ये मकान नहीं बेचे जा रहे, आपको सेटिस्फेक्शन बेचा जा रहा है। डर और सपना, ये दो ही चीज़ें बिकती हैं दुनिया में। सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है, वो आपको बोतलों में बेचा जाता है स्टेटस के नाम पे ही। पानी तो कहीं भी मिल जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है? हवा, लेकिन जब गुब्बारे में डाल के उसको भी बेच दिया जाता है। तो ये सब डर और सपने की कहानी है। आदमी को उतना ही चाहिए जितना है। रोटी हर कोई खाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई सोने की रोटी खा रहा है, लेकिन स्टेटस चाहिए। तो उस मतलब से ये चीज़ें बढ़ती जाएगी। ये जैसे जैसे आदमी पैसा कमाएगा, उसको मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीज़ की भूख रहेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी देती है, कपड़े को आप रोज़ बदल सकते हो, ठीक बात। रोटी आप रोज़ अलग अलग तरह की खा सकते हो, लेकिन मकान आपका घर का मकान है, वो होटल नहीं है, वो तो आपका अपना ही है। क्योंकि मैं कई बार देता हूँ, कोई शेयर्स बेचता है, कोई सोना चांदी बेचता है, उनको कभी रोते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब कभी मकान बेचा जाता है तो उसकी आंखों से झरझर करके आंसू निकलते हैं। यहाँ मेरे दादाजी रहते थे, यहाँ मेरी शादी हुई थी, यहाँ मेरे बच्चे की शादी हुई थी, ब्ला 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 ब्ला। तो एक मकान जो है आपको सेटिस्फेक्शन देता है, तो ये हमेशा आगे चलता रहेगा। और वो कहते हैं ना, इसका निर्माण भी नहीं होता। ठीक बात। हम मकान नहीं बेचते हैं, उसके साथ यादें भी हमारी चली जाती हैं। यादें भी चली जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जिसके पास ज़मीन होगी उसके पास आइडिया, स्टेटस और हर चीज़ें अपने आप चल के आती है। लोग अपने आप बातें करते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक घर तो मेरे पास ऑलरेडी है रहने के लिए, वो मेरे पिताजी का दिया हुआ हो सकता है या शायद मेरा खुद का खरीदा हुआ हो सकता है। एक घर होने के बाद निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या दूसरा घर खरीदना चाहिए? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें आ गई फिर से। पहली बात आपने जो बोला रेंटल इनकम के हिसाब से,
रेंटल इनकम क्यों लेनी है आपको? 3% की यील्ड है, इससे ज़्यादा बेटर है ना कि आप अपना पैसा एफडी में रख दीजिए, वहाँ आपको 6% तो मिलता है। हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 से 7% है। तो रेंटल यील्ड के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी वाला काम है। पहली चीज़ तो ये हो गई। नहीं, सेकंड जो चीज़ है, घर खरीदना ही नहीं चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़मीन खरीदनी चाहिए। जब तक कोई चीज़ रो होती है उसकी कीमत तभी तक होती है। जिस दिन वो कोई चीज़ शेप ले लेती है उसके बाद उसकी कीमत डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं आपको। मान लीजिए सोना है, जब तक सोना है तब तक उसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही आपने ज्वेलरी बना ली, अब सबका टेस्ट अलग अलग है, सबके डिज़ाइन अलग अलग है, उसकी मेकिंग चार्ज लग गया, उसकी चीज़त आ गई, उसकी रेटें डेप्रिशिएट होने लग जाएगी। अब लोहा है, लोहे से आप रेलगाड़ी बना लो, लोहे से आप हवाई जहाज बना लो, लोहे से आप गाड़ी बना लो या आप कुर्सी बना लो। ये मैं एग्जांपल कई जगह दे चुका। उसका कोई कलर नहीं है, तब तक वो कीमत बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी बन जाती है उसके बाद वो डिप्रिशिएट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हर किसी की ज़रूरी तो नहीं है वही पसंद हो गाड़ी। सेम वही चीज़ हो गई, मकान हो गया, फ्लैट हो गया, बंगलो हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने फ्लैट खरीदा मान लीजिए, उसके बाद आपने जैसे गाड़ी में एक्सेसरीज लगाते हैं हम, क्योंकि रीसेल पे आ रहे हैं अभी, गाड़ी में एक्सेसरीज लगाते हैं, वैसे इसके ऊपर आप फर्नीचर लगाते हो। आपकी टेस्ट का फर्नीचर है, ज़रूरी तो नहीं है उस किसी और को पसंद आएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। हर महीने का मेंटेनेंस दे रहे हो, दीवारों में कोई टूट फूट आ गई उसको संभाल रहे हो। प्लस ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपसे परचेस करने मकान आता है उसको 2 कमरे का या 3 कमरे का ही फ्लैट चाहिए, 10 बाय 10 का ही चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है। तो मेरा मानना है जहाँ पे आपकी सोच रुक जाती है उसका इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपने मकान नहीं खरीदा है। अगेन वही है, आपने उस बिल्डर का प्रमोशन खरीदा है, एडवर्टीजमेंट खरीदा है। आज की डेट में आपको लगता है कि आपकी मकान करोड़ रुपए में आपने खरीदा, वो 1.25 करोड़ का हो गया। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आप 1.25 करोड़ इसलिए मान रहे हो कि आपके बराबर में एक फ्लैट बन रहा है जिसमें आपसे 80% ही एमिनिटीज़ है और उसको 1.5 करोड़ में बेचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मकान की कीमत केवल 75 लाख है फ्लैट की, 50 लाख का प्रमोशन है उसके ऊपर। वहाँ पे रोज कस्टमर आ रहे हैं। रीसेल में कोई भी कस्टमर नहीं आएगा आपके पास। जिस दिन बेचने जाओगे आपका करोड़ रुपए का प्लॉट जो मकान है, फ्लैट है, वो 75 लाख में ही बिक पाएगा। ये यकीन मानिए, क्योंकि आज की डेट में प्रमोशन बिक रहा है, सपने बिक रहे हैं। और इसकी जगह पर मान लीजिए अभी आपने ओपन लैंड ली, आपका विज़न खुला है, रो है, न मेंटेनेंस का खर्चा, न कोई फर्नीचर का खर्चा, एक बाउंड्री वॉल बनाइए। अब आपकी इच्छा है उस पर आपको 4 मंजिल बनानी, 2 मंजिल बनानी, नीचे दुकान बनानी, ऊपर मकान बनाना, 2 कमरे 20 बाय 20 के बनाने या 10 बाय 10 के 5 कमरे बनाने हैं। छत भी आपकी है, पार्किंग भी आपकी है। आपकी इच्छा हो तो 2 फ्लोर में खुद रहो, 2 फ्लोर किसी को किराए पर दे दो, और जब इच्छा हो तब बनाइए। तो मेरे समझ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ओपन लैंड के अंदर बेस्ट है। तो घर या लैंड में से आपने लैंड को चूज किया 200%। लेकिन क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी वर्सेस लैंड की अगर बात आएगी तो भी आपका सेम डिसीजन होगा? अगेन वही बात बोलते हैं, 30 सेकंड की जो रील बनती है ना, उससे कुछ रुपए कमाने के लिए लोग दूसरों को बर्बाद करके ही मानेंगे। मतलब अच्छे अच्छे अमीरों को गरीब बनाने की स्ट्रेटेजी है ये। कैसे, उसका भी एग्जांपल देता हूँ आपको। चलिए, एक अगर आप फ्लैट बनाते हो, उसमें क्या चीज़ें बनाते हो? आप काफ़ी सारी दीवारें बनानी होती है, उसके बाद में आपको टॉयलेटरीज लगानी होती है, किचन के अंदर किचन वेयर्स वगैरह सारे लगाने होते हैं, ऊपर आपको फॉल सीलिंग करनी होती है, नीचे आपको फ्लोरिंग करनी होती है, कुछ फर्नीचर्स भी देने होते हैं, काफ़ी सारी आप चीज़ें करते हैं। ठीक है, वही बिल्डर जब कमर्शियल बनाता है क्या करता है? 3 साइड आपको दीवार बनाता है, आगे शटर लगाता है और बोलता है रेडी है। फॉल सीलिंग भी नहीं देता, नीचे फ्लोरिंग भी नहीं देता कि आपकी टेस्ट के हिसाब से आप बनाइए। ठीक है ना? फिर भी पैसा ज़्यादा किस में लेता है? कमर्शियल में, क्योंकि वो इतना सारा एडवर्टीजमेंट करता है। रेजिडेंशियल उसको मालूम है बिक जाएंगे, कमर्शियल उसको कुछ स्पेस निकालनी होती है, उसको बेचने की जो उसकी स्ट्रेटेजी होती है वो इतना उसको हाइप करता है कि सबसे बड़ी कमाई जो है, यील्ड जो है, वो किराए पे आती है। अरे किराएदार आएगा तो तुम्हारी वो क्या कहते हैं अपने किराया आएगा ना। अब ज़्यादातर देखो सारी दुकानें, सारे ऑफिसेज खाली पड़े हैं। कंपेरेटिवली जो रेजिडेंशियल है वो इतने खाली नहीं रहते, क्योंकि अच्छा इसमें दूसरी बात भी है, पहले आदमी आएगा फिर वो खर्चा करेगा ना।
पहले आप मान लीजिए किराने की दुकान खोल लेते हो, कपड़े के शोरूम्स खोल लेते हो और वहाँ पर सोसाइटी में लोग ही नहीं है, तो भूत थोड़ी आएंगे वहाँ पे परचेजिंग करने। भाई पहले लोग रहेंगे, उसके बाद आप दुकान खोलिए ना। और मैं तो बोलता हूँ आजकल तो जो चीज़ है, ज़माना जो चल रहा है, आपको दुकान कमर्शियल चाहिए क्यों? मान लीजिए आप ही जो काम कर रहे हैं, आप घर पे बैठ के भी अच्छे खासा सोशल मीडिया के ऊपर, या मोबाइल हमारे हाथ में, वो धीरू भाई अंबानी, उन्होंने उस समय सपना दिया था कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस समय हम नहीं समझ पाए, लेकिन आज की डेट में हमारी मुट्ठी के अंदर है। तो आप घर बैठे बैठे सब कुछ बनाइए ना, घर के कमरे को ही आप कमर्शियल बना लीजिए अपना। तो फिर मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ें हैं, 200% कमर्शियल से रेजिडेंशियल मच बेटर है। सब चीज़ें लीगल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए और अच्छी जगह होनी चाहिए। किसी के कहने मात्र पे भरोसा करके कि उसने बोल दिया वहाँ पर ले ले, ये नहीं। आपने अगर अच्छे तरीके से सोच समझ के कोई इन्वेस्ट किया है तो मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। टीयर 1 सिटीज़ को हम अगर छोड़ दें, क्योंकि वो मुझे लगता है आउट ऑफ बजट सभी के लिए अब हो चुकी है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में वो कौन से शहर हैं जो आने वाले समय में आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा संभावना है? टीयर 1 सिटी का एक तो आउट ऑफ बजट हो चुकी, मैं उससे भी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि वो उनका वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो ख़त्म हो चुका। पैसा तो बढ़ा, लेकिन पैसे के साथ में वहाँ पॉल्यूशन भी बढ़ गया, वहाँ ट्रैफिक भी बढ़ गया, वहाँ की पार्किंग की प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई, वहाँ पर हर चीज़ परेशानियाँ बढ़ी है। तो आप सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसा कमाते हो और उसके बाद 2 पल सुकून के नहीं ले पाते, तो फिर क्या मतलब है? वो कहते हैं ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी समझ ही नहीं रह पाता कि हर रोज़ क्यों कमाने जाता हूँ। मतलब एक लिमिट तक आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपको सुकून चाहिए, वो टीयर 1 सिटीज़ में अब नहीं रहा। टीयर 1 के भी थोड़ा सा बाहर आ जाइए, शायद आपको मिल जाएगा। अब बात अगर हम लोग करते हैं कौन सा अच्छा होना चाहिए, तो देखिए मैं अगर पूरे इंडिया को एक साथ बांटूं तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 किलोमीटर पे तो भाषा बदल जाती है। हर आदमी के लिए अपनी एरिया के आसपास की चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। बिकॉज मैं बात करूँ साउथ वाले को, अगर मैं बोलूँ कि आपको नॉर्थ के अंदर जाके गुवाहाटी शिलोंग साइड में इन्वेस्ट करना है, तो मतलब नहीं, और गुवाहाटी शिलोंग वाला वहाँ नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग जहाँ एनसीआर में बैठे हैं, मुझे लगता है कि आज हमारा जो जयपुर है, चूंकि मैं जयपुर से आ रहा हूँ, तो बेस्ट है। जैसे आपके अंदर पहले बॉम्बे में पूना से लोग काम करने आते थे और फिर रात को वापस चले जाते थे, उस शर्त पे पूना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेम इसी तरीके से मुझे लगता है शालिनी जी, आने वाले टाइम के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि आदमी घर जयपुर में बनाएगा और काम करने दिल्ली एनसीआर आ जाएगा। क्योंकि आज से अगर मैं बात करूं 4 साल 5 साल पहले, हमको जयपुर से दिल्ली आने में 7 से 8 घंटा लगते थे। आज की डेट में 2 से ढाई घंटे के अंदर हम जयपुर दिल्ली एनसीआर टच कर लेते हैं। देश का पहला हाईवे भी यहीं बन रहा है। लग्जरी की अगर बात करें तो जयपुर अब जयपुर हो गया, क्योंकि अगर आप लग्जरी में अच्छी शादी के अंदर, तो आपका सबसे पहले ध्यान आता है जयपुर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा काम हो रहा है अभी जयपुर का, क्योंकि जयपुर का जो 2025 का मास्टर प्लान है वो ख़त्म हो गया, 2047 का मास्टर प्लान चल रहा है। तो जो पुरानी सोच थी, जिस समय लोगों ने सोचा ही नहीं था इतनी आबादी बढ़ेगी, अब एक विज़न पूरी तरीके से चेंज हो गया। जयपुर का जो आकार है उसको जस्ट डबल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या नहीं है अच्छा, वर्ल्ड क्लास आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप वहाँ रेलवे स्टेशन देखिए ना, कितने बड़े बड़े ह्यूज रेलवे स्टेशन अब बना रहे हैं। उसके बाद मेट्रो हमारे पास है, हमारे पास रिंग रोड्स है, सेक्टर रोड्स की कनेक्टिविटी तो अनाप शनाप है, सबसे अच्छे हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद में मैंने अभी जो कंपनीज बोली, आज से आप 10 साल 5 साल पुराने जयपुर की बात मत करें। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, राजस्थान का सिरमौर यानी कैपिटल क्या है आपकी, जयपुर। ट्रायो बनता है, आज टूरिज़्म के हिसाब से बेस्ट है। इसके बाद पहले क्या था, जैसे आप तो पर्टिकुलर पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हो, तो मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करता हूँ कि पहले जयपुर में स्टेबिलिटी नहीं थी राजस्थान में। एक बार 5 साल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, अगले 5 साल कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। ऐसा लग रहा था जो बच्चों का सांप सीढ़ी का खेल होता है वो चल रहा है। ऊपर से शुरू करो, 1 से लेके 90 पे पहुँचो, 92 पे सांप काटेगा और फिर से आप ऊपर चले जाओगे। अब क्या है, प्रदेश का ये हाल था पहले। अच्छा, जयपुर में, राजस्थान में अगर कांग्रेस होती थी, बीजेपी यहाँ होती थी, बजट रुक जाते थे। आज की डेट में क्या है,
बीजेपी यहाँ भी है और बीजेपी वहाँ भी है, तो स्टेबिलिटी आ गई। जो पहले बीमारू इकाइयाँ हम लोग बोलते थे, औद्योगिक इकाइयाँ, इंडस्ट्रियल को, आज की डेट में अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है। अगर किसी भी एमएनसीज को ऑफिस खोलना है तो उसकी लिस्ट में एक जयपुर भी होता है, तो मुझे लगता है जयपुर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ फटाफट से आपसे अब रैपिड फायर वाले सवाल लेती हूँ। आप ओके। हाँ या नहीं में मुझे उसका जवाब ठीक है। दीजिएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अभी भी निवेश का हॉट डेस्टिनेशन है? बिल्कुल है। ठीक है। लग्जरी प्रॉपर्टी का दौर अब शुरू हो चुका है? बिल्कुल हो चुका, और आगे और ज़्यादा ग्रो करेगा। एआई के आने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने का जो सिस्टम है, तरीका है, वो क्या बदलेगा? आप जस्ट एक उसकी लोकेशन देख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने आपको खुद ही जाना पड़ेगा। उसका कारण है एआई आपको लोकेशन बता सकती है, लेकिन बराबर में किस नाले से कितनी तेज़ बदबू आ रही है वो तो आपको वहीं जाके समझना पड़ेगा, या पड़ोस में क्या है वो भी आपको वहीं समझना पड़ेगा। ठीक बात। अगले 10 साल में रियल एस्टेट गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देगा? 300% ज़्यादा रिटर्न देगा, अगर आपके पास होल्डिंग की कैपेसिटी है। जो सहेगा वही रहेगा। रियल एस्टेट ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है, उसको कम से कम आपको एवरेज में 10 साल होल्ड करना होगा, उसके बाद आप सोच नहीं सकते, वो आपको ग्रोथ देगा। इस समय भारत में प्रॉपर्टी बबल बना हुआ है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बबल है, कुछ एरिया विशेष में हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप सब जगह को एक साथ कंपेयर करो। अगले 2 साल में प्रॉपर्टी सस्ती होने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाली, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये युद्ध जो हो रहा है, जहाँ एटम बम वगैरह की बातें हो रही है, वहीं जब सस्ती नहीं हुई, रुकी हुई है, या पेंडेमिक जो था उस समय मान लीजिए एक बार के लिए सस्ती हुई थी, उसके बाद 3 गुना तेज़ी से बढ़ गई है। ठीक वैसा ही है जैसे आप शेयर्स की बातें करते हो, वहाँ तो कई बार यू टर्न लेता है, यहाँ तो वी शार्प होता है। आप बॉल को जितना तेज़ फेंकोगे उतनी उससे ज़्यादा तेज़ी से उछल के वापस आएगी। सिर्फ एक गलती मुझे बताइए, प्रॉपर्टी खरीदने में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? ये जो भाई लोग होते हैं ना, जिन्होंने कभी भी प्रॉपर्टी नहीं ली लेकिन जो सलाह देते रहते हैं, लाइक ज्ञानचंद, हुकमचंद, रायचंद, इन चंद लोगों से बच के रहिए। और सबसे बड़ी बात है, छोटे से अमाउंट के लिए कभी भी प्रॉपर्टी को छोड़ के निकलिए मत, कि बताता हूँ, क्योंकि आज जिस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो 10 साल बाद हो सकता है आपको उसके आगे सेल्फी खिंचवानी पड़ेगी, ये बोलकर कि काश मैंने उस समय ये प्रॉपर्टी ले ली होती। बिल्डर फ्लोर या फिर हाई राइज अपार्टमेंट? मुझे लगता है दोनों ही नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए, आज से रहने के लिए दोनों अच्छे हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन प्लॉट। रहने के लिए फिर बेहतर कौन सा है, बिल्डर फ्लोर है या हाई राइज अपार्टमेंट? जिसके पास जितना उसकी पॉकेट अलाउ करती है। होम लोन या फिर रेंट? मुझे लगता है दोनों ही नहीं। एक जहाँ पर आज की डेट में रेटें कम से कम बढ़ी हुई हो, उस जगह पे लीजिए। होम लोन का मतलब केवल उतना ही जितना आपको सिक्योरिटी देता हो, आपको जांच वगैरह के यूज़ में आ जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटी? दोनों हो सकती है, जितनी सामने वाले की पॉकेट अलाउ करें। एक चुनना है सर। आप ऑप्शन सिंपल से है, टियर 2 जयपुर है इसलिए मैं बोल सकता हूँ, बाकी किसी के पास जितना अमाउंट है उसी के हिसाब से जाएगा। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? 200% रियल एस्टेट। गोल्ड से भी ऊपर आपने रियल एस्टेट को रख दिया, स्टॉक मार्केट मुझे से आप भी 4 ऊपर। ऑप्शंस अगर देंगे, हाँ। ABCD कौन बनेगा सब करोड़पति, real। मैं सब में प्रॉपर्टी 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 और प्रॉपर्टी लिखूंगा, ऑलराइट। क्योंकि मैंने कमाया है बेसिकली उससे। लोकेशन पहले देखें या दाम पहले देखें? सबसे पहले पेपर्स देखिए, उसकी जन्म कुंडली देखिए, उसके बाद सेकंड लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल, प्रॉपर्टी 2026 में खरीद लूं या 2028 तक वेट करूं? 2026 में ही खरीद लो। आज पॉडकास्ट देख के आज ही खरीद लो। 28 तक वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके हाथ से बाहर हो चुकी होगी, पहले भी आपने कोशिश की होगी, उसी का तजुर्बा देख लीजिए, आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ जा चुकी। जिस समय प्रॉपर्टी ना के बराबर रेटों में भी थी, तब भी लोगों ने सोचा था बहुत महंगी है। ठीक बात। और 4 साल में प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ जा चुकी है तो ऑलरेडी आप बता चुके, तो आज ही खरीद लीजिए। हाँ, और अच्छी बात यह है कि सर ने हमें पॉडकास्ट में बताया भी है कि उनके फेवरेट्स क्या हैं। अगेन मैं ये बोल दूं, डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि किसी भी तरह की निवेश से जुड़ी जानकारी ये नहीं है, पर एक छोटा सा हिंट और सही जगह निवेश तो कम से कम इस पॉडकास्ट के बाद आपको मिल ही गई जानकारी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू।